हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा आगे वाला पार्ट जो कि आपको देखने को मिलेगा। कौन है? कंपैरेटिव डेवलपमेंट, या फिर बोला जाए जो हमने कंपैरिजन के बारे में पढ़े थे कि इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के बीच में बेसिक कंपैरिजन किस तरीके से। हंसना बंद करो और क्लास स्टार्ट, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग देखो, हमने ये पढ़ लिया था कि भाई चाइना का डेवलपमेंट का पाथ किस तरीके का रहा है ना, चाइना, और इंडिया का भी हमने पढ़ा था। हमने ये देखा था कि शानदार तरीके से किस तरीके से जो चाइना है उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करा था। सेम चीज थोड़ा सा देखेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को डुबा दिया। ठीक है, ये उगाया थोड़ा सा कम है, डुबाया कुछ ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग फोकस करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर है तो चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ते हैं। पाकिस्तान के पढ़ने का मन तो नहीं करता है लेकिन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान हैज अडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान ने क्या अडॉप्ट करा भाई? मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा कि इंडिया ने करा था। सेम उसी तरीके का स्ट्रेटेजी जो है वो इसने भी एक तरीके से अपनाया कि भाई हम लोग प्राइवेट और पब्लिक दोनों साथ में मिलकर चलेंगे, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, शुरुआत में तो उसने देखा कंबाइनिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इट यूजेस अ टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड अ डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल ऑन कॉम्पिटिंग इंपोर्ट्स। मतलब इन्होंने सेल्फ रिलायंस के ऊपर ज्यादा फोकस करा था कि हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज्यादा नहीं करेंगे और ज्यादातर जो भी चीजें होंगी वो हम अपने देश में ही उगाएंगे और अपने देश में ही एक तरीके से खाएंगे। ठीक है, हाँ, क्लोज्ड इकोनॉमी के जैसा इन्होंने भी सोचा था कि हम लोग ऐसे ही चलेंगे और चला भी। अब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था तो यहाँ पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, मैकेनाइजेशन का मतलब कि मशीनीकरण का इस्तेमाल हुआ था, मशीन्स वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा वहाँ। और इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट जो है उसने अपने खर्चे को एक तरीके से बढ़ाया था। एंड इन अ स्पेसिफिक एरिया लीडिंग टू अ राइज इन द फूड ग्रेन्स, कि भाई ताकि हमारा फूड ग्रेन जो है वो एक तरीके से बढ़ सके। ठीक है, मतलब ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करना ग्रीन रेवोल्यूशन में, अच्छे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से इसने देखो एग्रीकल्चर पर फोकस करा था। अब यहाँ समझने वाली बात है कि पाकिस्तान को बोला जाता है कंट्री ऑफ कैनाल। ठीक है, कंट्री ऑफ कैनाल, वहाँ बहुत सारे कैनाल जो है वो एक तरीके से रावी नदी है, वो सब आपको इंडस नदी है, वो एक तरीके से देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहाँ पानी की दिक्कत परेशानी नहीं है। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत शानदार तरीके से चल सकता है या फिर बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वहाँ की इकोनॉमी में ज्यादातर इस पर फोकस शुरुआत में तो दिया गया, लेकिन बाद में चलकर धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट जो है वो कम होते चला गया। इन 1917 आते आते कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वेर इंट्रोड्यूस। कैपिटल गुड्स मतलब जहाँ से मशीन्स वगैरह या मशीन वगैरह बनने वाला जो इंडस्ट्री होता है वो सब की शुरुआत जो है वो कर दी गई थी 1970s में। जैसे जैसे 1970s खत्म हुआ एंड 1980s के आसपास आए, द पॉलिसी फोकस शिफ्टेड ऑन द डीनेशनलाइजेशन एंड इंकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर। तो हमारी इकोनॉमी 1991 में एलपीजी रिफॉर्म करी थी। ठीक है, मतलब एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन के पास फोकस, और अगर उसमें चाइना में देखा जाए 1978 में, लेकिन पाकिस्तान ने 1980s में मतलब 1970 से लेकर 1980s मतलब 1978-79 में उन्होंने शुरू कर दिया था। क्या शुरू कर दिया था? प्राइवेट को बढ़ावा देना। अब प्राइवेट को बढ़ावा कैसे दिया गया? डीनेशनलाइजेशन। अब हमने दो वर्ड यहाँ पर समझने हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट और डीनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, और डीनेशनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, डीनेशनलाइजेशन, यहाँ दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझना है। डीनेशनलाइजेशन किसने करा? पाकिस्तान ने। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, या गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर उसको गवर्नमेंट सेक्टर उसका कुछ पार्ट, सम पार्ट अगर उसका, ठीक है, वो क्या करती है? सेल कर देती है किसको? टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, टू प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को उसके बदले क्या देना होगा? इसको पैसा देना होगा। बस मान लो कि LIC है, LIC में 5% जो है सरकार ने कोई दूसरी कंपनी को भेज दिया जो कि प्राइवेट है, तो सरकार के पास जो होगा उस प्राइवेट सेक्टर के थ्रू पैसा आएगा। तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार ने अपनी कंपनी को, सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर पैसा अगर अपने पास लाया। लेकिन डीनेशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा? थोड़ा सा उल्टा होगा, या फिर बोला जाए
कि अगर भारत या कोई भी कंपनी है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा था कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर या कोई गवर्नमेंट कंपनी पूरी तरीके से बेच दी जाए, देख रहे हो, तो वो डी नेशनलाइजेशन हो जाता है। मतलब क्या, कंप्लीटली टेक ओवर बाय किसके द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। आई बात समझ में? अगर LIC है, अब LIC मान लो कि भारत सरकार पूरा बेच दे प्राइवेट को, इसका मतलब वो क्या हो गया, एक तरीके से डी नेशनलाइजेशन। तो पाकिस्तान ने क्या करा, डी नेशनलाइजेशन करा। डी नेशनलाइजेशन के तहत क्या करा कि उसने अपनी जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्राइवेट कंपनीज को देना शुरू किया। ठीक है, कब, 1970 और 1978 के बीच में, टू अट्रैक्ट द, और इसका मेन वजह क्या था भाई, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर एक तरीके से अट्रैक्ट हो, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो स्टैब्लिश किया गया। किसके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बनाया जाता है, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। और दूसरी तरफ से प्राइवेट तो वो एक तरीके से नहीं रहा था, प्राइवेट डिनेशनलाइजेशन करके क्या कर रहा था, डी नेशनलाइजेशन। पाकिस्तान हैज आल्सो गेन्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द वेस्टर्न नेशन। आपको पता ही है कि भारत को तो मांगने पर मिला था, इसको जो है वो बिना मांगे बहुत बार मिल जाता है, मांगता रहता है, ठीक है, हमेशा। तो इसको बहुत ज्यादा पैसा जो होता है वेस्टर्न कंट्रीज से, जैसे कि आपको कौन कौन देखने को मिलेगा, एड, हाँ, मतलब कर्ज नहीं देते हैं ये लोग, सपोर्ट करते हैं कि भाई ये गरीब कंट्री है तो एक तरीके से इसको पैसा देंगे तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करेगा। लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमी को ठीक ना करके ये लोग टेररिज्म को ज्यादा फोकस करके जाते हैं। हाँ, तो अभी भी दिया कि इकोनॉमी को ठीक करेंगे, लेकिन चूंकि वो एशिया के लिए अहम कंट्री ना, तो मान लो कि एशिया इतना बड़ा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब एशिया का एक बंदा जो है वो बीचों बीच का बंदा जो है वो किसी के गोद में जाके बैठा हुआ है, तो वो उसके लिए ठीक है ना कि अगर कहीं अटैक करना है या मान लो कहीं पर अगर वॉर का सिचुएशन बन गया तो हम पाकिस्तान में अगर मेरी आर्मी जाएंगे तो पाकिस्तान में कोई डर नहीं है उसको कि वहां पर कोई नहीं छेड़ेगा। तो इसी वजह से तो वहां पर एक तरीके से ढाल बन गया। जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है, और खास करके रेमिटेंस आता है, बहुत सारा पाकिस्तानी लोग जो होते हैं वो जाके मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी अरेबिया साइड में, इराक, बगदाद, देखते वहां पर बहुत सारे जो मुस्लिम पॉपुलेटेड जो लोग हैं वो जाके वहां काम करते हैं, हमारे भारत से भी जाते हैं, और वो काम करके पैसा कहाँ भेजते हैं, पाकिस्तान। तो वो भी एक तरीके से रेमिटेंस होता है ना कि अगर कोई भी हमारे देश का बंदा अगर बाहर विदेश गया है काम करने और अगर अपनी कंट्री वो पैसा भेज रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। तो बहुत ज्यादा रेमिटेंस भी एक तरीके से आता है किसमें, पाकिस्तान में। ये सब सारी चीजें जो है वो एक तरीके से हो रही थी। तो बस इतना बेसिक, वहां पर उनकी इकोनॉमी में कुछ ज्यादा बड़ा रिफॉर्म ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसे कि इंडिया में देखने को मिलेगा, जैसे आपको चाइना में देखने को मिलेगा। इसीलिए उसकी इकोनॉमी जो है आज भी थोड़ी सी खस्ती हालत में है, और उतनी जिस लेवल पर जाना चाहिए था उस लेवल पर आज तक भी नहीं पहुंची है। अब देख लेते हैं कि दोनों के बीच में या फिर तीनों के बीच में जो सेंट्रल डिफरेंस क्या है भाई, और बहुत बार पूछा गया कि सेंट्रल सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, तो पहली बात, इन चाइना ऑल द नेशनल रिसोर्स आर अंडर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ द गवर्नमेंट। ये बात तो है ना कि वो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के चाइना में। एंड इंडिया एंड पाकिस्तान किसके, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द रिसोर्स आर अलाउड। मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों, मतलब यहाँ पर प्राइवेट पर भी फोकस किया गया और पब्लिक पर भी फोकस किया गया हमारे देश में, और वहां पर कमांड इकोनॉमी के जैसा फोकस किया है। हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, ये चीज रख सकते हैं। दूसरा बोला गया विच इज वाई, अगर जो चाइना है वो एक तरीके से पूरा कंट्रोल सरकार का है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं भाई, चाइना। मतलब बोला जाए द स्ट्रेटेजी ऑफ अ ग्रोथ अडॉप्टेड बाय चाइना इज टर्म्ड एज स्टैटिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर स्टैटिज्म का मतलब कंप्लीटली ओनरशिप ऑफ द रिसोर्स बाय द स्टेट। मतलब अगर सारी रिसोर्सेज, सारी जमीन जायदाद जितना भी रिसोर्स निकल के आ रहा है, अगर वो किसी सरकार के कंट्रोल में है, देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज स्टैटिज्म। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। While the strategy of growth adopted by India is called a mixed economic growth model। ठीक है, वहां पर कौन सा मॉडल था, स्टैटिज्म, और यहाँ पर भारत और एक तरीके से पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को फोकस करा था। ठीक है, तो ये हो गया क्या, सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल सिमिलैरिटी क्या था कि सारे लोगों ने देखे होंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है ना, सारे तीनों ने, पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी और चाइना ने, ताकि हम क्या कर पाए, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाए, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाए, टू अट्रैक्ट
टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, ताकि हमारे देश में क्या आ पाए, FDI, बाहर का पैसा आ सके, डॉलर आ सके। और डॉलर जितना ज्यादा आएगा हमारे देश के लिए उतनी अच्छी बात है, तो उस देश के लिए उतनी अच्छी बात है जो देश एक तरीके से ला पा रहा है। समझ में आ गया? दोनों के बीच में डिफरेंस, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या था कि डिफरेंस में याद करना कि स्टैटिज्म, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक मॉडल कौन फॉलो कर रहा था, चाइना, और इंडिया ने और पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो है अपनाया था। ये सिमिलैरिटी था, सेंट्रल सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी नहीं था, डिसिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या था, सब लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक तरीके से बनाया ताकि वहां से FDI को अट्रैक्ट किया जा सके अपने देश में। क्लियर? समझ में आया यहाँ तक? आगे अगर देखा जाए तो अब हम लोग नेक्स्ट फेज पर आएंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब कि भाई अगर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए तीनों अगर कंट्रीज के बीच में, तीनों इकोनॉमीज के बीच में, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का, ठीक है, विद रेफरेंस टू दिस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर पर? पहले हम लोग देखेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर, पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक मतलब वहां की पॉपुलेशन की स्थिति कैसी है। तो पहले तो हम लोग एक तरीके से आज वाले क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे, कल इन दोनों को हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन आज फोकस क्या रहेगा हमारा, डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक मतलब उस देश की पॉपुलेशन की स्थिति किस तरीके से है, क्या भाई वहाँ किस तरीके से वहाँ अर्बन है, किस तरीके से वहाँ जो मेन और वुमेन जो है वो अर्बन और रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे GDP एंड सेक्टोरल चेंजेस के बारे में कि GDP का क्या शुरुआती से स्थिति रहा और आज क्या स्थिति है, ठीक है, इनको देखेंगे। फिर इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, आपने सुना होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि किसके द्वारा लाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, UNDP के थ्रू क्या लाया जाता है, ये इंडेक्स, HDI इंडेक्स। तो HDI इंडेक्स पे कंपेयर करेंगे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान का। तो अगर कोई भी बोले कि इन तीनों के बीच में जो एक्सपीरियंस है या अचीवमेंट है, वो चीज हम लोग किन तीन एक तरीके से इंडिकेटर के थ्रू हम लोग कंपेयर करेंगे, ये करना मतलब कर सकते हैं। तो तीन इंडिकेटर है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड सेक्टोरल चेंजेस। सेक्टोरल चेंजेस मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कितना चेंज हुआ भाई जैसे जैसे आगे बढ़ा। और लास्ट क्या है, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले आते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर कि डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का क्या। आप जानते हैं कि चाइना भी एक तरीके से बहुत लार्ज पॉपुलेटेड एक तरीके से नेशन है, और हम लोग एक तरीके से अब ज्यादा मतलब इस साल जो है अभी तक ऑफिशियली सरकार के थ्रू डेटा नहीं आया है। जब आ जाएगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि भाई सबसे ज्यादा अभी 2026 तक हमारे देश में जो है सर्वे हो जाएगा। मतलब एक होता है ना, हर 10 साल में सेंसस आता है, तो वो सेंसस जो होगा वो अगले साल आएगा, तो वो ओरिजिनली डेटा वहां पर आएगा कि हमारे देश में एक्चुअल में कितने जनसंख्या है, ठीक है। लेकिन जैसे बोला जाए, इफ वी लुक एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, अगर पूरे ग्लोबल पॉपुलेशन को देखा जाए, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड, 1 ऑफ इंडियंस एंड अनदर ऑफ चाइनीज। समझ लो कि अगर हर 6 व्यक्ति में से, मतलब कि अगर 6 व्यक्ति अगर तुम इंडिया में मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में काउंट करोगे, तो उसमें एक व्यक्ति जो होगा वो आपको चाइना का दिखेगा, एक व्यक्ति आपको इंडिया का। तो समझ लो इतना लार्ज पॉपुलेशन, दोनों को मिला दिया जाए तो वही बोला गया, एवरी 6 पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड, 1 इज इंडियन एंड अनदर इज चाइनीज। देख रहे हो, हर एक 6 पर्सन, एक आएगा इंडिया फिर एक आएगा चाइना। तो कितना एक तरीके से लार्ज पॉपुलेटेड हम लोग हैं, दोनों इंडिया और चाइना। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज वेरी स्मॉल एंड अकाउंट फॉर रफली 1/10 ऑफ द चाइना और इंडिया पॉपुलेशन। जो भी इंडिया का, जैसे इंडिया का मान लो कि 100 लोग हैं, तो इसका कितना है 1/10, मतलब 10 लोग रह रहे होंगे वहां पर। मतलब भारत के 100 लोगों के बराबर वहां कितने लोग हैं, 10 लोग। 1/10 जितना भी भारत का पॉपुलेशन है या चाइना का पॉपुलेशन, रफली अप्रॉक्स 1/10 वहां पर रह रहे हैं, जो कि बहुत कम है एक तरीके से, है कि नहीं। दो द चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन जियोग्राफिकली, occupies the largest area among the 3 nations, its density is the lowest। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी, ठीक है। मतलब इतना लार्ज नेशन होने के बावजूद भी वहां जो लोग हैं, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, इंडिया से ज्यादा बड़ा एरिया चाइना का। अब एरिया ज्यादा बड़ा है, मतलब वहां पर लोग जो है वो खचर पचर गधों के जैसा नहीं रहते हैं, वहाँ खुले खुले में रहते हैं। और जब खुले खुले में रहेंगे तो चीजें आसान, तो वहाँ डेंसिटी का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वहां पर स्क्वायर किलोमीटर में कम रहते हैं। हमारे देश में बहुत ज्यादा,
क्योंकि हमारे देश में एक तरीके से उतना बड़ा लार्ज एरिया नहीं जिस तरीके से चाइना है। ठीक है, लास्टली में जब मैं कंपैरिजन दिखाऊंगा तो वहां तीनों का मैप दिखाऊंगा वर्ल्ड पर, उसमें भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। ठीक है, बस याद करना कि डेंसिटी लोवेस्ट कहां पर है? चाइना में। चाइना में पर स्क्वायर किलोमीटर कम लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। अब ये वाला टेबल देखो जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, जो कि करंट है, करंट वाला लिखना बहुत सारी किताब में 18 का दिया हुआ है, 16 का दिया हुआ है, 17 का दिया हुआ है, तो हमें वो नहीं देखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या देखेंगे? डेमोग्राफिक है। ये क्या है? डेमोग्राफिक इंडिकेटर। डेमोग्राफिक इंडिकेटर ये कौन सा साल का है? ठीक है, 2022 का। ठीक है, 2022 का है। देखो यहाँ पर सोर्स लिया गया कहां से? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर से लिया गया 2024, मतलब 2022 का डेटा 2024 में इसको पब्लिश किया गया था। देखो ये वाला अगर तुम वेबसाइट पे चले जाओगे तो वो आपको दिख जाएगा। एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैंने उठाया, इसलिए मैं कहीं और सोर्स से नहीं, क्योंकि आपका मेन सोर्स क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी, जो खास करके डेटा से रिलेटेड है। अब चीजें तो कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन डेटा आप वहीं से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि इसी डेटा के अनुसार क्वेश्चन पेपर बनता है एनसीईआरटी के आधार पर, न कि दूसरे के आधार पर। क्लियर? तो यहाँ पर बोला गया एस्टिमेटेड जो है ये 2022 का है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टिमेटेड जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो कितना है? 1.412। ठीक है, और चाइना का 1 मतलब यहाँ पे बोल दिया जाए, ऐसे मिलियन याद रखो, 1412 मिलियन पॉपुलेशन। यहाँ 1417। अब फिलहाल हम लोग पास कर चुके हैं अनऑफिशियल डेटा, लेकिन ऑफिशियल डेटा ही हम लोग नहीं मानेंगे ना। जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर 1417। ठीक है, पाकिस्तान कितना है? 236 मिलियन। मिलियन पॉपुलेशन मिलियन में लिखना है आपको, बिलियन में मत लिखिएगा। ठीक है, मिलियन में लिखना है। फिर अगर देखा जाए एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल कितना परसेंट से पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रहा है, तो 0.68% से ग्रो कर रहा है इंडिया का पॉपुलेशन। ठीक है, और एक तरीके से यहाँ माइनस, मतलब यहाँ पर ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ माइनस में मतलब क्या कि इसका डेथ रेट है वो ज्यादा है और इसका बर्थ रेट क्या है? कम है। लोग जन्म कम ले रहे हैं, मर ज्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम होगा। हमारे देश में क्या है और पाकिस्तान में क्या? पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। देखो 1.8 मतलब लगभग 2% से हर साल बढ़ रहा है, जो कि बहुत लार्ज स्केल पर है। मतलब यहाँ पर देखने को मिलेगा बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और डेथ रेट जो है वो एक तरीके से कम, जिसकी वजह से पॉपुलेशन, हमारे देश में भी बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट एक तरीके से कम है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ता है। क्लियर? यहाँ पर समझ में आ गया? ये डेटा बहुत जरूरी है, याद रखना है। इसका 0.01% समझ लो। यहाँ पर मतलब लगभग एक तरीके से बराबर ही है, जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने लोग मर ही रहे हैं। अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब क्या है? जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग मर भी रहे हैं, तो एक तरीके से कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। डेंसिटी देखो, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर इधर, मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, एरिया नाप लो। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, इतने में जो लोग रह रहे हैं हमारे देश में वो कितना रह रहे हैं? देखो 470। अब चाइना में देखो 150 एरिया ज्यादा है तो वहाँ 150 लोग ही रह रहे हैं, तो बहुत फैल के रहते हैं ना भाई। और हमारे देश में देखो 475। और अब यहाँ देखो 300 एक तरीके देखने को मिलता है। क्या? फिंगरप्रिंट लगाओ पहले। यहाँ पर अगर देखा जाए सेक्स रेशियो, मतलब मेल इज टू फीमेल का रेशियो कितना है भाई? ठीक है, तो यहाँ पर 1000 मेल के ऊपर कितने फीमेल है? 938। मतलब ये क्या मुख्य वजह क्या है भाई कि 1000 मेल पॉपुलेशन है हमारे देश में एवरेज, लेकिन उस पर जो फीमेल पॉपुलेशन है अगर कंपैरिजन देखा जाए तो 938 है। इसका मतलब क्या है? आज भी लोग बहुत सारे हैं जो लड़कों को प्रेफरेंस दे रहे हैं जन्म देते वक्त, कि हम मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। इसी वजह से तो ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखो 959, यहाँ भी हालत वैसे ही है। ठीक है, और पाकिस्तान में 982, यहाँ ठीक ठाक है। देख रहे हो? तो मतलब अगर सेक्स रेशियो में देखा जाए मेल इज टू फीमेल का रेशियो, तो मेल यहाँ पर 1000 है, ये फीमेल का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पर 1000 मेल पर कितने फीमेल हैं, दैट इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो। उसमें क्या है कि 1000 मेल पर इंडिया में 938 फीमेल है, और 1000 मेल पर जो चाइना में 959 एक तरीके से क्या है भाई जो फीमेल है, और पाकिस्तान में 1000 मेल पॉपुलेशन पर 982 जो है फीमेल पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। फर्टिलिटी रेट भी देखो आप। ठीक है, जन्म दिया जो 11 बच्चों को, वो देखा 2.10, यहाँ पर 1.1, यहाँ पर 3.4।
सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अर्बनाइजेशन। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, फर्टिलिटी का रेट मतलब एक जो माँ है वो लगभग कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो इसका मतलब ये 2 बच्चों को लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 बच्चे को जन्म दे रही है। यहाँ पर 1.2 ही है, मतलब एक बहुत कम लोग हैं जो 2 बच्चों को जन्म दे रहे हैं। अभी वैसे लोग हैं जो 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने के पहले, और पाकिस्तान का तो हालत खराब है बेचारे, 3-3 4 चल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा एवरेज है, जो कि एवरेज है। इसमें ये नहीं कि हर एक पॉपुलेशन इतना ही फर्टिलिटी रेट रखता है, ठीक है, याद रखना। अर्बनाइजेशन में देखो 36% अर्बनाइजेशन, क्या अर्बनाइजेशन देखो 36, 65 और 38। तो अर्बनाइजेशन ज्यादातर कहाँ है, चाइना, ठीक है, वहां दिक्कत ही नहीं है। ये सब अब देखो आगे यहाँ पर एक एक कर इनको डिस्कस करते हैं। 8.1 में जो चीजें लिखी गई है, यहाँ देखो क्या बोला, स्कॉलर्स ने बोला है, बहुत सारे विद्वानों ने ये बात माना है कि भाई आउट ऑफ द 1 चाइल्ड नॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन द चाइना, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी अभी पढ़ेंगे आगे चलकर अचीवमेंट में, ठीक है, 1 चाइल्ड पॉलिसी जब लाया गया, ठीक है, उसके वजह से ही चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ, नहीं तो वहां पर कंट्रोल होना बहुत मुश्किल था। जब तक आप कोई पॉलिसी नहीं लाते हो तब तक वहां पर कंट्रोल चांस ही नहीं कि हो पाए। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आज भी हमारे देश में इसकी मांग होती है, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सब। 1 चाइल्ड नॉर्म्स ने इंट्रोड्यूस किया गया था चाइना में इन द लेट 1970s, वाज अ मेजर रीजन ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ। इसीलिए एक मेजर रीजन है जिसके वजह से आपको चाइना में पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो -0.01 देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो ये चीज। They also states that this measure led to a decline in the sex ratio and the proportion of the female per 1000 male। और बोला कि 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जिसके वजह से चाइना में जो सेक्स रेशियो है वो एक तरीके से कम हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा वजह है। क्योंकि भाई अब मान लो किसी को एक बच्चा वो कोई क्या चाहेगा, बोलेगा जो मेरा एक तरीके वंश को आगे बढ़ाए, इस तरीके से लोग सोचते हैं आज के जमाने में। तो एक तरीके से आज की क्या, पहले भी ऐसा ही सोचते थे, आज में थोड़ा बहुत तो कम हुआ है थोड़ा सा। However, from the table अगर देखा जाए you will notice that a sex ratio is low and biased against the female in all 3 countries, है ना। 3 कंट्रीज में किसी में भी ऐसा नहीं है कि बराबर दोनों की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, जितना मेल है उतना ही फीमेल है। क्यों भाई, क्योंकि सारे जगह लगभग जगह प्रेफरेंस क्या दिया जा रहा है, देखो स्कॉलर साइड्स अ सन प्रेफरेंस। विद्वानों ने ये बात बोला है कि लोग जो है चाहे वो कोई भी देश में रह रहे हो, उन्हें एक तरीके से बेटे का प्रेफरेंस जो है वो हमेशा ज्यादा दिया जाता है बेटों को, मतलब ये बेटों को जन्म देंगे तो हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, बहुत सारा फलना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक तरीके से लोग मान के चलते हैं। आगे अगर देखा जाए इन रिसेंट टाइम, अगर हाल फिलहाल में अगर देखा जाए, ऑल 3 कंट्रीज अडॉप्टिंग अ वेरियस मेजर्स, बहुत सारे मेजर्स को लिया गया ताकि सिचुएशन जो है डेमोग्राफिक तरीके से वो चेंज हो। जैसे कि 1 चाइल्ड नॉर्म्स एंड रिजल्टेड अरेस्ट इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो हैव द अदर इम्प्लीकेशन। जैसे कि 1 चाइल्ड नॉर्म जो किसके द्वारा लाया गया, चाइना के द्वारा, लेकिन उसका इम्प्लीकेशन भी है। जैसे कि आफ्टर अ फ्यू डिकेड, कुछ डिकेड के बाद उनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, जो एल्डरली हो जाएगी, मतलब एल्डर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएंगे। अब मान लो कि जब बर्थ रेट, मान लो कि 10 लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो 10 पीपल जो है वो, या 10 जो बच्चा है वो एक तरीके से जन्म ले रहा है, बर्थ ले रहा है, और मर रहे हैं 15, ठीक है, मर रहे हैं कितने 15, मतलब जो डेथ हो रहा है 15। तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, एक तरीके से जो बर्थ लेने वाला पॉपुलेशन है वो, उसकी पॉपुलेशन जो रेट होगी वो कम हो जाएगी और डेथ वाली बढ़ते चली जाएगी, जिसकी वजह से लोग जो होंगे वो बूढ़ा तो होंगे, लेकिन नए बच्चे जो आते, साइकिल जो होगा, साइकिल थोड़ा सा रुक जाएगा। साइकिल का मतलब क्या, एक मरा एक आया, तो एक तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जन्म ले रहा है और 2 मर रहा है, तो एक मतलब एक 40 साल का हो रहा है तब दूसरा आ रहा है, मतलब ऐसे साइकिल में चल रहा है, ऐसा कुछ अगर हो रहा है, इसका मतलब वो देश की पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो 1 चाइल्ड, जिसकी वजह से 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा दिया गया, अब तो 2 चाइल्ड पॉलिसी एक तरीके से ला दिया गया। कहां पर, चाइना में, ठीक है। तो ये भी चीज समझ गया, देखो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया। तो ये था हमारा एक तरीके से डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इसमें चीजों को देखा जा सकता है, इसको थोड़ा सा समझ भी सकते हैं। और नेक्स्ट वाले क्लास में जो कल है वो हम लोग 2 अलग अलग चीजों को देखेंगे, एक तो जीडीपी का किस तरीके से कंपेयर है तीनों देशों में, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि ह्यूमन डेवलपमेंट पर किस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो चाइना का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है, इंडिया का हो रहा है, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक आप लोग रिवाइज जरूर करिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।
आप टाइम पर नहीं रहती हो, सर क्या कारण है? मैंने खाना, कोई मम्मी भी